अभी मेरी नई नई शादी हुई थी और हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि मेरे ससुर मेरे पति को बहाना करके फैक्ट्री भेज देते थे। मेरे ससुराल में केवल मेरे ससुर और पति ही थे। फैक्ट्री चले जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेले हो जाती थी और फिर ससुर मेरे साथ गलत हरकत करने की फिराक में रहने लगे। एक दिन तो उसने हद पार कर दी। मैं किचन में खाना बना रही थी और उन्होंने पीछे से आकर मेरे जिस्म को इस तरह से पकड़ लिया कि मेरा नाम राधिका है। 20 साल होते होते मैं गजब की खूबसूरत हो गई थी। जो कोई भी मुझे देखता था बस देखता ही रह जाता था। हम लोग 4 बहनें थे और मैं सबसे बड़ी थी। हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे। एक तो गरीबी, ऊपर से मेरी खूबसूरती। मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे लेकर परेशान रहते थे, इसलिए उन्होंने 18 साल होने के बाद ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और फिर करीब 2 साल के बाद आज मेरे लिए एक रिश्ता आया था जो कि बहुत ही अच्छा था। मेरे मम्मी पापा को भी बहुत ही पसंद पड़ा था। परिवार भी बहुत ही छोटा था, इसलिए मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। लड़का का अपना घर और फैक्ट्री था। मेरे मम्मी पापा तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि बिना दहेज के मेरी शादी इतने बड़े घर में ठीक हो गई थी। और अब धूमधाम से शादी होने के बाद मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई थी। आज मेरी सुहाग रात थी। अभी मैं सुहाग के सेज पर बैठी हुई थी और कमरे में पति के मोहन के आने का इंतजार ही कर रही थी कि थोड़ी ही देर हुई कि मेरे पति कमरे में आ गए। और फिर आते ही उन्होंने मुझे अपने बाहों में भरकर बस एक ही बात कही, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे पापा को कभी भी नाराज मत करना। मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुनी जा रही थी और फिर कुछ ही देर में बातें करते करते हम दोनों कब एक दूसरे में समा गए पता ही नहीं चला। सुबह जैसे मेरी आंखें खुली तो बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी और यह आवाज मेरे ससुर की थी। मेरे पति तो उल्टे पांव कमरे से दौड़कर बाहर निकल गए। मैं जल्दी अपने कपड़े ठीक करके कमरे के बाहर निकल गई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरे पति पे गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम 3 दिन से फैक्ट्री नहीं जा रहे हो? तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब तो तुम्हारी शादी हो गई और तुम सुहागरात भी मना चुके हो, तो अब तुम फैक्ट्री क्यों नहीं जा रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि शादी की वजह से हमें लाखों का नुकसान हो जाए। और तुम्हारा इरादा क्या है? तुम आज भी छुट्टी लेके घर पर ही बैठे रहोगे? जाओ, जल्दी से तैयार होकर फैक्ट्री जाओ और जाकर सारे वर्कर्स के सर पर खड़ा होकर उसे जल्दी जल्दी काम करवाओ। मैं तुम्हारी शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि तुम कमरे में ही बैठकर अपनी बीबी के पल्लू में बैठे रहो। और अपनी पत्नी से भी कह दो वो इस घर का और किचन का सारी जिम्मेवारी संभाल ले। मेरे ससुर मेरे पति को डांटे जा रहे थे और मेरे पति चुपचाप से सर नीचे किए हुए उनकी बातें सुन रहे थे। मुझे अपने ससुर का इस तरह से बात करना एक जरा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैं तो बस अभी कल ही विदा होकर घर में आई थी। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी अपनी लाली बनाए हुए रखी थी। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल चुप रही और चुपचाप से किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। मेरी आज पहली रसोई थी। मैंने बहुत ही प्यार से नाश्ता बनाया था, क्योंकि रात में ही मोहन ने मुझसे कहा था कि मुझे अपने पापा का खास ख्याल रखना है। लेकिन नाश्ता करते वक्त भी मेरे ससुर उसमें खामियां निकाल रहे थे। मैंने मोहन की तरफ देखा तो मोहन ने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया कि मैं चुप रहूं और फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखो। मोहन ने मुझे कहा था मैं पापा की किसी भी बात का बुरा ना मानूं, क्योंकि उनको शुरू से ही थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं। और अब इसी तरह 3 दिन बीत गए और मैं यह समझने की कोशिश करने लगी आखिर मेरे ससुर जी इतने गुस्सा क्यों करते हैं। आज शाम को मोहन ने फैक्ट्री से फोन करके कहा था कि तुम तैयार रहना, आज हम लोग घूमने के लिए चलेंगे। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं पहली बार अपने पति के साथ घूमने के लिए जाने वाली थी। लेकिन अचानक से ही मोहन फैक्ट्री से घर आए। उन्हें इतना जल्दी आता देख मेरे ससुर जी उन पर चीखने और चिल्लाने लगे और ये सब देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही मोहन कमरे में दाखिल हुए, उनका चेहरा बुझा हुआ था। वो मुझसे कहने लगे, मुझे माफ कर दो, मैं अभी तुम्हें घुमाने नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे फिर से फैक्ट्री जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर घूमने फिरने हम फिर से चलेंगे। मैंने भी कोई ऐतराज नहीं किया। मोहन बुझे हुए मन से फैक्ट्री चले गए और मैं किचन में आकर बर्तन धोने लगी थी। पहले इस घर में नौकरानी हुआ करती थी, लेकिन अब सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, क्योंकि मेरे ससुर जी ने नौकरानी को काम पर से हटा दिया था। उन्होंने नौकरानी से कह दिया था, जब घर में बहू आ गई है फिर अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अब जा सकती हो। और अब पूरा घर का सारा काम अकेले करने के कारण मैं काफी थक जाती थी।
अब जब मैं बर्तन धो लिए और फिर अपने कमरे में जाने लगी, मेरे ससुर ने मुझे आवाज दिया। वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। मैंने अपने सर पे अच्छे से दुपट्टा रख लिया, उनके कमरे में चली गई। लेकिन दुपट्टा सिल्क टाइप का था। मैं कमरे में जैसे ही पहुंची तो मैं ससुर जी से कहा, पापा आपको कुछ चाहिए था? तो वो मुझे सर से लेकर पांव तक बड़ी गौर से एकटक देखने लगे और फिर अजीब तरह से अपने मुंह बनाने लगे। एक बार मैं फिर उन्हें कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे दूध चाहिए। और फिर अचानक से मुझे ख्याल आया कि मेरा दुपट्टा तो सीने पर से सरक गया था। मैं जल्द से अपना दुपट्टा ठीक किया और कमरे से बाहर चली आई, क्योंकि मुझे अपने ससुर की हरकत बहुत ही अजीब लग रही थी। सास ससुर तो माता पिता की तरह होते हैं, फिर ये किस तरह के ससुर थे जो कि मुझे इस तरह से देख रहे थे? क्या अपनी बेटियों को कभी भी इस तरह से देखते हैं? अब मैं फिर से किचन में चली आई थी, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरा मन भी बहुत ही अजीब लग रहा था। अब मैं फ्रिज खोला और दूध का एक गिलास में भर लिया और लाकर ससुर जी को दे दिया। मैं दूध देकर कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि ससुर जी मुझे कहने लगे, थोड़ी देर मेरे पास बैठो और मुझसे बातें करो। तुम्हें तो पता ही है इस घर में तुम्हारा अलावा और कोई नहीं है। मैं दिन भर अकेले बैठकर बोर हो जाता हूँ। ससुर जी की बातें सुनकर मैं एकदम परेशान हो गई। अभी तो मैं खड़ी थी, फिर मैं उधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई कमरे में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे उनके बेड पर ही बैठना पड़ा। मैं एकदम से बेड के किनारे पर बैठ गई। पहले तो मुझे इधर उधर की बातें करने लगे, फिर जैसे उन्होंने दूध का गिलास अपने मुंह से लगाया, फौरन मुंह बनाकर कहने लगे, मैं इतना ठंडा दूध नहीं पी सकता हूँ, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। और वो जब यह बात बोल रहे थे, उनकी नजर मेरे जिस्म पर टिकी हुई थी। अब उनकी इस नजर को देखकर मेरे शरीर में थरथराहट आ गई, क्योंकि मैं उनकी नजर को अच्छी तरह से समझ गई थी। कोई ससुर अपनी बहू के लिए इस तरह का नजर रखे, समझने में देर नहीं लगती है। मेरे चेहरे पे तो पसीने साफ दिखने लगे थे। मैंने उन्हें बस इतना ही कहा कि ठीक है, मैं दूध को गर्म करके लाती हूँ, और फिर उनके हाथ से ग्लास लेकर मैं जल्द से किचन में चली आई। वैसे तो 3 दिन से वो बहुत ही गुस्से में से बातें कर रहे थे, और जब मोहन घर में रहते थे तब मैं देखी थी उनको ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन आज वो मुझसे बहुत ही नम और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अब मैं दूध के पतीले में डालकर उसे जरा सा गर्म किया और फिर गिलास में डालकर उसे ससुर के पास ले गई, लेकिन इस बार उन्होंने गिलास के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया। उनके इस तरह करने से मेरे पूरे शरीर में बिजली करंट दौड़ने लगी। मैंने फौरन अपना हाथ उनके हाथों से छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने हाथ को छोड़ दिया। अब इस बार मैं एक पल भी रुके बिना कमरे से बाहर निकलने लगी। वो मुझे कहने लगे, क्या रे, बाहर कहाँ जा रही हो? आओ यहाँ बैठो मेरे पास और मेरी इस तन्हाई को दूर करो, जो कि मुझे हमेशा डराते रहती है। और फिर अपने हाथों को अपने सीने पे रखकर ठंडी ठंडी आहें भरने लगे। अब तो मुझे और भी अजीब लगने लगा और वो मुझसे कहने लगे, मैंने तुम्हें उस नाइट ड्रेस में देखा था, तुम बहुत ही अच्छी लग रही थी, तुम पर वह ड्रेस बहुत ही जच रहा था, तुम चाहो तो दिन में भी वो ड्रेस पहनकर रह सकती हो। वैसे भी इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम एकदम से फ्री तरीके स्टाइल में रहो, तुम्हें बहू बन के रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो उनकी बातें सुनकर हैरत हो रही थी। इस तरह की बातें तो मेरे पति को मुझसे करनी चाहिए थी, लेकिन यह 60 साल का बुढ़ा मुझसे इस तरह की बातें कर रहा था। अब तो मेरे ससुर रोज ही इस तरह के उल्टे पुल्टे बातें मुझसे करने लगे। जब मोहन घर पे रहते तब तो बिल्कुल ठीक रहते थे और अपने कमरे में ही रहते थे, लेकिन जैसे ही मोहन फैक्ट्री चले जाते, मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते थे और मुझे अजीब सी नजरों से देखते थे और बार बार अपने सूखे ओठों पर अपनी जबान फेरने लगते थे और फिर मुझे कहने लगते थे कि मुझे गर्म दूध चाहिए। और फिर जब मैं उन्हें गर्म करके दूध लाकर देती थी, मेरा हाथ पकड़ लेते थे और कहते थे, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करो। मैं भला उनसे क्या बातें करती? मैं काम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती और उनसे कहती, मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोना है और साफ सफाई करना है, वगैरह वगैरह। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी कि मुझे मोहन से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती? वह तो अपने बाप के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। मेरे ससुर जी जो भी कहते, मोहन सर झुकाकर चुपचाप सुनते थे और उनकी ही आज्ञा का पालन करते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी, मेरे ससुर अचानक से किचन में आ गए और मुझे पीछे से पकड़कर इस तरह से करने लगे कि मैं अपनी इज्जत बचाकर भागकर अपने कमरे में चली आई और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। अब तो मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं वही जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि आज उन्होंने जिस तरह की हरकतें मेरे साथ की थी, उसे सहन कर पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था।
मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ससुर मेरे साथ इस तरह की हरकत कर सकते हैं। अब मैंने सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं मोहन से बात करके ही रहूंगी। अब उस दिन मैंने कोई काम नहीं किया और चुपचाप अपने कमरे में ही पड़ी रही। मैंने अपना कमरा बंद कर लिया था। कई बार मेरे ससुर जी ने कमरे को खटखटाया भी था, लेकिन मैं दरवाजा न खोली। वो हर आधे घंटे पे आकर मुझसे कहते थे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, और आज मुझे लजीज खाना नहीं मिलेगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब करता जो मैंने किया था। रात को जब मोहन घर आए तब दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगे और कहने लगे, राधिका दरवाजा खोलो, यह क्या बदतमीजी है? क्या तुम सुबह से दरवाजा बंद करके कमरे में बैठी हो? अब मोहन की आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोल दिया, और फिर जैसे मैंने दरवाजा खोला तो दोनों बाप बेटे मुझे गुस्सा से देख रहे थे। मोहन कहने लगे, तुम्हें जरा भी एहसास है कि मेरे पापा सुबह से भूखे बैठे हैं और तुम उन्हें 2 रोटी बनाकर नहीं दे सकती हो? तुम्हें तो पता है ना इन्हें शुगर की बीमारी है। अगर समय से खाना नहीं खाएंगे तो उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अब मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा था। मैंने उन्हें कहा, मैं जिम्मेवारी नहीं निभा सकती हूँ, बेहतर होगा आप खुद इनका इंतजाम कर लीजिए। मेरा यह कहना था कि मोहन मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे और मुझे कहने लगे, तुम्हें अभी आए 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम अपना रंग दिखाने लगे। मुझे तो पहले से ही पता था कि लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती है और अलग ही होने के सपने पहले से आंखों में सजा लेती है। फिर मोहन कहने लगे, आज तो तुमने यह बात कह दी, आइंदा अगर कहा तो हाथ में तलाक का पेपर पकड़ाकर तुम्हें विदा कर दूंगी, समझी? यह सुनना था कि मेरे रंग उड़ गए। मेरे पापा पहले से 4 बेटियों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने बहुत ही मुश्किल के साथ मेरी शादी इनके साथ धूमधाम से की थी। मेरी माँ भी मुझे विदा करने के वक्त बोल चुकी थी, कभी भी लड़ाई झगड़ा करके अपने ससुराल वालों से हमारे घर वापस मत आना, अपने पति और ससुर की हर बात को मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वह मैं नहीं कर सकती थी। उनकी हरकतें दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही थी। उस वक्त मोहन इतने गुस्से में थे कि अगर मैं उनके बाप के बारे में कुछ कहती तो यकीनन मुझे झूठा बताते। इसलिए मैंने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप से बेड पर जाकर बैठ गई। अब मेरे ससुर कहने लगे, मोहन इस लड़की को आखिरी बार समझा दो और इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसके माँ बाप से जाकर बात करूंगा और उसके बाप से कहूंगा कि संभालो अपनी बेटी को। मैंने एक गुस्सा भरी नजर अपने ससुर पे डाली। मोहन कहने लगे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पे कौन सा पूरे खानदान का बोझ है जो तुम्हें संभाला नहीं जाता? अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना ही माँ है, ना ही भाई है और ना ही बहन है। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियों ख्वाहिश रखती है जहाँ उनके सर पे कोई जिम्मेवारी ना हो। मैंने कहा, काश मेरी सास होती, आज ये सब मुझ पर न गुजरी होती। मोहन मुझे गुस्से से देख रहे थे और फिर मुझे कहने लगे, आखिर क्या बात हो गई जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? सिर्फ मेरे पापा को तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी ही तो देना पड़ता है, वह भी तुम्हें बोझ लग रहा है? देखो, आइंदा से मैं इस घर में झगड़ा पसंद नहीं चाहता हूँ। दिन भर मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ और घर आने पर तुम्हारे यह नखरा नहीं देख सकता हूँ। मुझे सुकून चाहिए। मैं शादी इसलिए नहीं की थी घर में लड़ाई झगड़ा हो। मैंने कहा, मोहन तुम एक काम करो, अपने बाप की शादी कर दो। मेरा यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ मोहन ने मेरे मुंह पे मारा और कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? या कोई मेरे बाप की उम्र है शादी करने की? क्या मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पे इतनी बोझ बन गई है जो तुम्हें पकाना भारी पड़ रहा है? मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वह कहने लगा, यह कौन सी बात है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें पता है मेरे बाप की उम्र 60 साल है, उन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर और न जाने कौन कौन सी बीमारियां हैं। तुम ये चाहती हो कि इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेवारी संभाले? अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटे की पत्नी पर नजर रखे हैं। मैंने कहा कि आप शादी करवा दो, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूंगी। मेरी बातों पर मोहन अजीब सी हंसी में हंसने लगे और कहने लगे, तुम मेरे बाप को तो 2 रोटी खिला नहीं पा रही हो और मेरी सौतेली माँ को संभाल कर दिखाओगी? यह घर, बिजनेस, फैक्ट्री सब मेरे बाप के नाम है। अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के देकर मार के घर से निकाल देगी। तुम तो पापा के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हें तो पता है जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी की भी नहीं सुनते हैं और उन्हें किसी की याद नहीं रहती है। अब आइंदा से दोबारा पापा की शादी के बारे में कोई जिक्र मत करना। और यह कहकर मोहन कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई, मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे अपना घर बचाना था और अपनी शादीशुदा जिंदगी भी बचानी थी। आज मुझे समझ में आ रहा था कि लड़कियां भी कितनी मजबूर होती है, उसे अपना घर बचाने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अब अगर मैं तलाक ले लेती हूँ फिर मेरी छोटी बहनें लोग को भी रिश्ता आना बंद हो जाते और मेरा दोबारा शादी भी नहीं हो पाती।
मेरा मन अंदर से तड़प रहा था। अब मैं अपने आंसू दुपट्टे से साफ किए। उस वक्त मोहन मुझे आवाज देने लगे और कहने लगे, राधिका बाहर आओ, जल्दी से पराठा बनाकर पापा को दो, पापा को बाजार का खाना हजम नहीं होता है। मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और फिर कमरे में वापस आ गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, लेकिन मोहन ने एक बार भी मुझे यह नहीं कहा था कि तुम भी दिन भर से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। दूसरे दिन मोहन जब फैक्ट्री चले गए, मेरे ससुर मुझे आवाज देने लगे। मैं बड़ी मजबूरी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देख के वे अजीब से हंसी हंसने लगे और कहने लगे, तुम क्या समझती थी, तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ जाएगा और तुम्हारे कारण मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग हो जाएगा और तुम्हें एक अलग घर खरीद कर देगा। अपनी सोच को बदलो। लड़की, मैंने उस पर अच्छी खासी नजर रखी है। वो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता है और ना ही तुम जा सकती हो। इसलिए मैंने किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाई, क्योंकि वो मेरे बेटे को उड़ा कर ले जाती। इसलिए तो मैं तुम्हें लेकर आया, क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे बाप की हालत अच्छी नहीं है। वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर नहीं बैठा सकता है और ना ही अलग से कोई घर दिला सकता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। उनकी बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। फिर वह कहने लगे, जाओ जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आओ। यह शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता था मैं अपने आप को खत्म कर लूं। ऐसी गलत और बेइज्जती भरी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मैं खाना पीना उनके कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती थी। उनके पास न बैठती थी न बातें करती थी। ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद हो गए। मेरे ससुर जो मेरे पति रात में खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर के फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी। खाना खाते हुए कहने लगे, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मजे का खाना बनाया है। मोहन ये सुनकर मुस्कुराने लगा और मुझे नजरों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर जेब से मेरे ससुर ने 5,000 निकाले और मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगे, लो तुम्हारा इनाम, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे यह नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था। मोहन मुझे घूरने लगा और कहने लगा, पापा अपनी खुशी से दे रहे हैं, तुम इनकार क्यों कर रही हो, ले लो। और अपना चाहते हुए मुझे वो पैसे लेने पड़े और अपने बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरे ससुर भी खड़े होकर मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिए और मेरे माथे को चूम लिए। मैं तो एकदम से पत्थर की मूर्ति की तरह स्टोची बन गई। फिर मुझे कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैया से बहुत ही खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। और यह कहकर अपने कमरे में चले गए। मोहन ये सब देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। लेकिन मुझे यह चीज बहुत ही बुरी लगी थी। अब मैंने मोहन को कहा, पापा का यह कौन सा तरीका है? मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उनको चाहिए मुझसे दूरी रख के बात क्या करे। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने गले लगाने का? एक उम्र के बाद सगे बाप बेटी भी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं। मेरी इस बात पर मोहन भड़क गए और कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालकिन हो। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझता है। क्या हुआ अगर मैं तुम्हें जरा सा गले लगा लिया, तुम्हारे सर को चूम लिया? अजीब लड़की हो तुम, बिना वजह के पापा के पीछे पड़ी रहती हो और उनकी हर बात पे एतराज करती हो। मोहन मुझे ये सब धीरे धीरे कह रहे थे और फिर मुझसे कहने लगे, शुक्र करो कि पापा नहीं है, वरना बहुत ही मुसीबत पड़ जाती। फिर वो मुझे चेतावनी देने लगे, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अपना रवैया पापा के लिए ठीक रखो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मेरी बर्दाश्त करने की ताकत अब खत्म हो चुकी है। तुम ऐसा करो कि मुझे जहर लाकर दे दो या फिर अपने बाप की शादी कर दो। यह कहकर मैं कमरे में चली आई। कुछ देर बाद ही बाहर की डोरबेल बजी और बाहर से आवाज आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो विदेश में रहते थे। वहीं पर उसने एजुकेशन हासिल की थी और वो अपनी पत्नी के साथ वापस आ गए थे। मेरे देवर ने भी वहीं पर शादी कर ली थी, इसलिए मेरे ससुर उनसे नाराज थे और उन्हें घर आने की इजाजत नहीं थी और न ही उनके बारे में कभी किसी तरह की बातें हुई थी। मुझे तो यह मालूम भी नहीं था कि मेरा कोई देवर भी है। मोहन ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं तो अपने देवर देवरानी को देखकर बिल्कुल हैरान थी, लेकिन मेरे ससुर अभी भी बहुत ही गुस्से के साथ खड़े थे और फिर कह रहे थे, जब अपनी मर्जी से शादी की थी तो यहाँ पर वापस आने की क्या जरूरत थी, वहीं पर रह लेते। लेकिन मेरा देवर हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। फिर मोहन ने भी कहा, पापा इसे माफ कर दीजिए, अब जो होना था वह तो हो गया। अब आप सोहन को गले से लगा लीजिए। लेकिन अब इन सब मामलों में काफी खुश थी, क्योंकि अब मेरी देवरानी आ चुकी थी। अब मैं इस घर में बिल्कुल अकेली नहीं थी। इसका फायदा अभी तक मेरे ससुर जी उठा रहे थे। मेरी देवरानी काफी खूबसूरत और पतली दुबली मासूम सी लड़की थी। वो काफी हंसमुख किस्म की लड़की थी। बहुत जल्द मेरे साथ घुल मिल गई।
मेरा देवर मोहन के साथ फैक्ट्री जाने लगा। मेरे ससुर का ध्यान मुझसे हटकर मेरी देवरानी की तरफ हो गया था। एक रात खाना खाने के बाद मेरे ससुर कहने लगे, अब मेरा सारा काम मेरी छोटी बहू करेगी। और यह सुनकर मेरी देवरानी खुशी खुशी तैयार हो गई और कहने लगी, ठीक है पापा, आपको जो भी चाहिए वो आप मुझसे मांग लिया करो। मेरा देवर यह सब सुनकर मुस्कुराने लगा था। लेकिन कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवासी सब बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी वह किस तकलीफ से गुजर रही है। वह किचन में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या बात है? तो वह कहने लगी, मुझे पापा की हरकतें बड़ी अजीब लगती है। वो मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। कभी कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं और कभी अजीब सी बातें करने लगते हैं जिसे सुनकर मेरे कान लाल हो जाते हैं। कहने लगे, मैं तो सोहन से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उनके पापा बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यह तो बात बात तो मुझे अपने करीब कर लेते हैं, मुझे अपने पास बैठाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कि दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं सुनेंगे। मैं भी तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन मोहन ने मेरी कभी नहीं सुनी। तो वो कहने लगी, लेकिन मैं तो सोहन से साफ कह दूंगी, अगर पापा ने यही रवैया रखा तो मैं उसे कहूंगी अलग घर खरीद दे। अब वही झगड़ा फिर से शुरू हो गया था जो मेरे और मेरे पति मोहन के बीच हो रहा था। अब सोहन मेरी देवरानी से कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाहर देश में अकेले रहा, वहां पर तू ठीक थी, और यहाँ पे आने के बाद जब तुम्हें मेरे पापा को रोटी बनाकर देनी पड़ी तो तुमने नया ड्रामा शुरू कर दिया। वही सब हो रहा था जो मेरे और मोहन के साथ हो रहा था। अब तो मेरी देवरानी डाइवोर्स मांगने लगी थी। उस रात मोहन जब कमरे में आया तो काफी चुपचाप सा था। मैंने कहा, मोहन अब ये कहेंगे कि मैं गलत थी। जो शिकायत मुझे आपके पापा से थी वही आज रूपा को भी है। इसका मतलब कहीं न कहीं तो पापा भी गलत है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, इन्हें एक पत्नी की जरूरत है। वैसे अभी इनकी उम्र 60 साल है। आपको जो चाहिए अपनी मम्मी को मरने के कुछ दिन के बाद उनकी शादी करवा दे, ताकि वह सच में हमें बेटियां समझते। मेरी बात पर मेरे पति को समझ में आ रही थी। एक बार उन्होंने पापा से दूसरी शादी के लिए कहा। पहले तो वो छोटी छोटी नाराजगी दिखाने लगे, कहने लगे कि मैं इस उम्र में शादी करूंगा क्या, तुम लोगों का दिमाग खराब है। मोहन ने कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा दोगे तो इसमें कोई भी हर्ज की बात नहीं है। वह औरत भी 50 साल की है और भाइयों के रहने के कारण बड़ी मुश्किलों से जिंदगी गुजार रही है। पहले तो ससुर ने बड़े नखरे दिखाए, लेकिन फिर वो 4 दिन के बाद खुद ही कहने लगे, ठीक है मैं उससे शादी कर लेता हूँ। कुछ दिनों में मेरे ससुर की शादी हो गई थी और इससे यह फर्क पड़ा कि घर का माहौल काफी हद तक बेहतर हो चुका था। मोहन अब मुझे खुद कहते थे, तुमने ठीक कहा था, पापा को एक पत्नी की जरूरत है। मेरी नई सास ससुर के बहुत ही ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नजरें हम पर से हट गई थी। यह चीज भी बहुत आम हो गई है। अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, औलाद दूसरी शादी नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलों का सामना आने वाले बहुओं को करना पड़ता है, जैसे कि मैंने और मेरी देवरानी ने किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।